हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यूर ऑल फाइन। सो आज की इस क्लास में द मोस्ट डिमांडिंग थिंग कि मैम 28 अगस्त को एग्जाम आ गया है, कोई एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज शुरू करिए, मॉक टेस्ट टाइप कोई सीरीज शुरू करिए एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो मैं आपको बता दूं सीरीज की शुरुआत कर दी है मैंने। ये आज हम बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। सबको ये चीज बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन एम स्टडी गुरु पर वीकली क्विज करके एक कोर्स है, उसमें आपको हर हफ्ते फ्रेश क्वेश्चंस मिलते हैं जो पूरे एग्जाम बेस्ड होते हैं, प्रीवियस ईयर्स बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो पिछले 4 हफ्तों से जो उसमें क्वेश्चंस आपको वीकली क्विज में डाले गए थे उनका ही बेसिकली आज प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, तो आप भी वीकली क्विज में एनरोल कर सकते हैं, उसमें अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। यू विल गेट टू नो कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, कितने गलत हो रहे हैं आपके। ठीक है जी। इसके अलावा हमारा यूजीसी नेट इकोनॉमिक दिसंबर 2024 का बैच जो है उसमें तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। इसके अलावा HPSC PGT इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के एग्जाम की प्रिपरेशन भी हमारी एप्लीकेशन पर शुरू करवा दी गई है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे सेशन। अपना पेन पेपर हाथ में पकड़ लीजिए, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बता दूं आरबीआई जो भी बच्चों को क्वेरीज थी, आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है हमारी एप्लीकेशन पर। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स दी गई हैं, बुक्स की भी। प्रीवियस ईयर वाली नया एडिशन का बुक भी अमेजोन पर आ गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिटेल लिंक भी दिया गया है, और नोट्स वाली बुक का भी, टेलीग्राम का लिंक, ऐप का लिंक, सब कुछ। ये क्वेश्चन देखिए, और ये वीकली क्विज में क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से मिलते हैं। When the negative income effect outweigh the substitution effect, the concerned good is। कहते हैं कि जब नेगेटिव इनकम, बच्चे मेरी बात सुनिए एक ध्यान से सभी। देर आर मैनी लर्नर्स जिनको बड़ी डाउट रहते हैं कि मैम ये इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर गुड के केस में, गिवन गुड के केस में किसमें नेगेटिव होता है, किसमें पॉजिटिव होता है, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं वीडियो में बताऊं ना कि बच्चे नेगेटिव होता है, बच्चे बोलेंगे नहीं ये तो पॉजिटिव होता है। अगर मैं वीडियो में बताऊं पॉजिटिव होता है, नीचे कमेंट करें नहीं नेगेटिव होता है। बड़े डिबेटेबल से, हर किसी के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं इस पर। मेरी एक वीडियो है इस चैनल पर, प्राइस इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ऑल डाउट्स क्लियर। उसके थंबनेल पे लिखा हुआ है ऑल डाउट्स, ऑल कंफ्यूजन क्लियर करके। वो वीडियो देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन इफेक्ट्स को लेके कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देख के। ठीक है, बाकी उस वीडियो को मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, उस वीडियो के लिंक को। ठीक है जी। लेट्स सी, कहता है जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवे करता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को, तो वो गुड कौन सा होता है? वो गुड कौन सा होता है? गिवन गुड होता है। समझिए, गिवन गुड के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव, यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है। जैसे एक गिवन गुड है, मान लो चीपेस्ट गुड्स, जैसे कि मैं आपको एक ग्राफ से समझाती हूँ। ये इन्फीरियर गुड्स है, ये गिवन गुड्स है। बेसिकली गिवन गुड्स आर पार्ट ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, जैसे ब्रेड मान लो एक सस्ती चीपेस्ट कमोडिटी है, एक गिवन गुड है। ठीक है, बंदे की इनकम बढ़ेगी तो वो ब्रेड की डिमांड को कम कर देगा। इस सेंस में हम बोल देते हैं कि इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। एक और सेंस में हम इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, वो सारी सेंस मैंने वहां पे समझाई हुई इस वीडियो में। ठीक है, अब अगर तो इनकम इफेक्ट स्ट्रोंगर हो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, तो वो गुड गिवन गुड होता है। और ये इनकम इफेक्ट जब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से स्ट्रोंगर होता है तो ये टोटल प्राइस इफेक्ट को पॉजिटिव बना देता है। यही गिवन गुड की पहचान है। ठीक है, जबकि इंफीरियर गुड जो है उसमें ये इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से लेस स्ट्रॉन्गर होता है, जिससे प्राइस इफेक्ट नेगेटिव ही रहता है, एज जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। ठीक है जी। इसलिए इसका आंसर गिवन गुड है। आगे, सपोज द प्राइस ऑफ मैंगो, ये न्यूमेरिकल आ गया। मान लो मैंगो का प्राइस इंक्रीज हो गया 50 पर केजी से 75 केजी। ड्यू टू दिस डिमांड फॉर मैंगोज डिक्लाइंस फ्रॉम 100 केजी टू 50 केजी। तो इनमें से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मैंगोज के बारे में क्या सही है? ओके, देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ P1 50, P2 75, डिमांड D1 लिख लिया 100, D2 लिख लिया 50। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी उसने पूछा है। फार्मूला क्या होता है? डेल्टा Q ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाई P ओवर Q, राइट।
सो डेल्टा क्यू का क्या मतलब है, क्यू में आने वाला चेंज, कितना चेंज आया भाई, क्वांटिटी में 50 का, प्राइस में कितना चेंज आया 25 का, इनिशियल प्राइस, इसका मतलब है इनिशियल प्राइस कितना है 50, इनिशियल क्वांटिटी 100, कर दो कटिंग, ये लो ये एक आ गया, ठीक है। सो वन विल बी द आंसर। बेसिकली ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता होता है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि अगर आप देखो ना तो यहाँ पे जैसे मैंने 75 माइनस 50 25, 50 माइनस 100 माइनस वो आएगा, माइनस 50 आएगा इनके यहाँ पे, और एक माइनस यहाँ पर भी होगा क्योंकि 50 माइनस 100 माइनस 50 होता है, तो ये माइनस इस माइनस से आउटवे हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर आपका 1 ही आना है, ठीक है। आगे देखिए, when two goods are complementary कंप्लीटली इंटरचेंजेबल, कहते हैं दो गुड्स हैं पूरी तरह से इंटरचेंजेबल, उसको हम बोलते हैं बच्चे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। जब दो गुड्स पूरी तरह से इंटरचेंजेबल हैं, चाय कॉफी को भी हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं किताबों में, बट असल में मुझे ऐसे लगता है कि चाय एंड कॉफी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक बंदा होता है उसको भी कॉफी ही पीनी है, मुझे चाय पीनी है, चाय ही पीनी है, कॉफी पीनी नहीं है। तो बुक्स में वैसे एग्जांपल यही दी होती है, हम बीएससी इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं टी एंड कॉफी है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, टी एंड कॉफी है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, है ना। सो टी एंड कॉफी yes, in bookish language they are perfect substitutes, but in reality I don't think they are perfect substitutes. सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो गुड होते हैं उसमें हम इंटरचेंजेबल, मुझे मेरे पास अगर ये नहीं है तो मैं चलो इससे काम चला लूंगा पूरी तरह से, मेरी उसमें उससे यूटिलिटी कम नहीं होगी, पूरी तरह से एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करती हैं वो दो चीजें, है ना, उसको हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स में परफेक्ट में कौन से आ जाते हैं, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, जैसे मैं और ये बोर्ड इकट्ठे हम दोनों मिलकर पढ़ा रहे हैं। गिफन गुड्स अभी पढ़ा दिया आपको। वेबलन गुड्स ये लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शनल केस है, कंस्पिशियस कंजम्पशन का सिद्धांत यहाँ पे लेके चलते हैं। आगे ये अब देखिए, कहते हैं डिमांड फॉर ए गिवन कमोडिटी, एक मिनट स्क्रीन पे आपको सारा नजर तो आ रहा है ना, हाँ सही है। डिमांड फॉर ए गिवन कमोडिटी वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कहता है अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट है तो उस केस में जो डिमांड है वो डायरेक्टली वेरीज होती है प्राइस से। कैसा होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस है, बताइए। ये आंसर्स हैं बेसिकली इसके। डिमांड फॉर ए गिवन कमोडिटी वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसका क्या मतलब है, देखिए ध्यान से समझिए। उसने ये कहा है किसी वस्तु की मांग स्थानापन्न वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत के साथ सीधे तौर पर बदलते हैं। इसका मतलब ये है, ये मेरे पास चाय है, ये मेरे पास कॉफी है, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ती है। आया समझ में, ठीक है। क्या उसने यही चीज लिखी है ना कि डिमांड फॉर ए गिवन कमोडिटी वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, यानी कि कॉफी की डिमांड बढ़ गई अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो। टी का प्राइस बढ़ा, लोग कहेंगे हम टी पीनी कम कर देते हैं, कॉफी पीनी बढ़ा देते हैं, लोग कॉफी पीनी बढ़ा देंगे, है ना। प्राइस बढ़ा टी का, डिमांड बढ़ी कॉफी की, बिल्कुल सही है। बात क्लियर हुई। ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सर्विस इज एन आइटम यूज्ड इन कंजक्शन विद अनदर गुड और, बिल्कुल जो एक दूसरे के पूरक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। Inferior goods refers to that item that becomes less desirable as the income of its consumer। बिल्कुल सही भी, मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं कोई डबल टोन्ड मिल्क कम कर देते हैं, हमारी इनकम बढ़ेगी, हम सस्ती वस्तुएं जो होती हैं या घटिया क्वालिटी के चीपेस्ट लोएस्ट क्वालिटी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड कम कर देंगे, सही है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी इन्फीरियर गुड्स की पॉजिटिव नहीं है, फोर्थ गलत है, बाकी तीनों सही है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं इफ कंज्यूमर प्रेफर द बंडल दैट हैज मोर ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड। ये आपके एग्जाम में इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, मैंने आपको जून वाले बैच में भी ये कंसेप्ट करवाया था, दिसंबर वाले में भी ये कंसेप्ट करवाया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए बंडल ऑफ गुड्स हैं 3 2 5 2
ये दो बंडल ऑफ गुड्स है, कंज्यूमर इस बंडल ऑफ गुड्स को इससे प्रेफर करेगा, ये इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस में रहता है कंज्यूमर प्रेफर द बंडल दैट हैज मोर ऑफ, कम से कम एक गुड जिसमें दूसरे से ज्यादा है, कम से कम एक गुड। हाँ, अगर यहाँ पे जैसे 5 2 के 5 3 होता ना, तब भी इसको प्रेफर करता। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक गुड उससे ज्यादा, दोनों तो ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक गुड दूसरे से ज्यादा होना चाहिए, तब ये इस बंडल को इससे प्रेफर करेगा। इसी तरह की एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड, दूसरा गुड जो है वो इससे कम ना हो, है ना। तो इस केस में उसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। आगे देखो, इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट केरोसिन इज एन इंफीरियर गुड इन इंडिया, इंडिया में केरोसिन को एक इंफीरियर गुड माना जाता है। भाई सच में इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, देखो कहता है एज हाउस होल्ड गेट्स रिचर दे कंज्यूम लेस केरोसिन, जैसे जैसे बंदे के पास पैसे ज्यादा आते हैं तो वो इंफीरियर गुड की डिमांड कम करता है। हमने अभी पढ़ा इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, ठीक है, दैट मीन्स ये सही है। ओवर टाइम देयर इज डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ केरोसिन, इसमें इस इंफीरियर गुड का कोई नहीं है कि ओवर टाइम उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी। फिर आगे क्या है, गवर्नमेंट नीड्स टू स्टॉप सब्सिडीज ऑन क्रो, इसमें इसका इंफीरियर गुड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे देखो, इनवर्स डिमांड फंक्शन कैसे लिखते हैं, देखिए व्हेन आई एम सेइंग डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, ये डिमांड फंक्शन है। व्हेन आई एम सेइंग प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड, ये इनवर्स डिमांड फंक्शन है दिस, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, फेलिंग शेप ऑन द राइट साइड ऑफ द डिमांड का, ये देखो डिमांड का ऐसे बनता है हमारा, है ना। कहता है इस फेलिंग शेप का कारण इनमें से क्या है। फेलिंग शेप के कारणों में एक आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, तीसरा आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द लेक्चर कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है कैसे ये डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप होने का कारण है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन जून 23 लेक्चर्स, इन जून 24 दिसंबर 24 लेक्चर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सारे ये हमने रीजंस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व अच्छे से क्लियर किए। आगे देखो, मैचिंग्स, ज्वाइंट डिमांड, ज्वाइंट सप्लाई, ड्राइव्ड डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। ओके, सो ज्वाइंट डिमांड, इनमें से ज्वाइंट डिमांड बेसिकली वो आएगा ना जिसको हम इकट्ठे डिमांड करते हैं। ज्वाइंट डिमांड वही होगी ना, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। बीफ एंड हाइड, पेप्सी एंड कोला, टी एंड शुगर, कंप्यूटर। देखिए टी एंड शुगर जो है ना, ये ज्वाइंट डिमांड है, बिकॉज टी एंड कॉफी नहीं लिखा, टी एंड शुगर लिखा है। चाय जो है शुगर के बिना कौन पिएगा भाई, है ना। नॉर्मली इनको ज्वाइंटली ही कंज्यूम किया जाता है। ओके, सो ज्वाइंट सप्लाई, बीफ एंड हाइड, इकट्ठे इनकी पूर्ति करवाई जाती है। ये बेसिकली कुछ ना वो होता है, कोई फूड आइटम है नॉन वेज की, नॉन वेज वालों को पता होगा शायद, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। नॉन वेज आइटम है ये, खाने की आइटम है, इकट्ठा सर्व किया जाता है, इकट्ठे इसकी सप्लाई की जाती है बीफ एंड हाइड की। फिर ड्राइव्ड डिमांड, एक की डिमांड दूसरे से ड्राइव हो रही है, कंप्यूटर एंड ऑपरेटर, ध्यान से समझो। कंप्यूटर मैंने बाय कर लिया, बट कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मुझे ऑपरेटर चाहिए, तो डिमांड ऑफ ऑपरेटर इज ड्राइव्ड डिमांड। इसी तरह लेबर की डिमांड भी ड्राइव्ड डिमांड होती है। लेबर की डिमांड, मान लो एक कपड़ों की फैक्ट्री है, उसमें लेबर की डिमांड की जा रही है, क्यों? क्योंकि वहां पे कपड़ों की डिमांड हो रही है बेसिकली,
उस कपड़े की डिमांड को पूरी करने के लिए लेबर की डिमांड हो रही है, सो डिमांड ऑफ लेबर इज ड्राइव्ड डिमांड। इसी तरह कंप्यूटर है, वहां पे काम करना है और उस कंप्यूटर लोगों की जो भी डिमांड है, रिक्वायरमेंट्स है कंप्यूटर के थ्रू उनको पूरा करना है, उसके लिए उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर चाहिए, तो ऑपरेटर की डिमांड ड्राइव्ड डिमांड है। कॉम्पिटिटिव, ये कॉम्पिटिटिव है ना, पेप्सी एंड कोका कोला एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्पिटिटिव, यू कैन से परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं, है ना। चलो फर्स्ट आ गया सही। आगे देखो, कोप डुगला प्रोडक्शन फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग accurately describes the कोप डुगला प्रोडक्शन फंक्शन? Elasticity of substitution is 0, elasticity of substitution 1, less than 1, greater than 1. Elasticity of substitution इसमें 1 assume की जाती है, very very easy question. आगे, how does technical change affect output according to the law of variable proportion? कहता है law of variable proportion के अनुसार टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो आउटपुट को कैसे अफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज इज ए वेरिएबल फैक्टर एंड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द आउटपुट। टेक्नोलॉजिकल चेंज पहले तो वेरिएबल फैक्टर है ही नहीं है भाई, ये कांस्टेंट फैक्टर है। टेक्नोलॉजी को हम जितनी भी थ्योरीज पढ़ते हैं ना, कांस्टेंट तकरीबन उसको कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं। इसका सेकंड आंसर सही आना चाहिए, इट इज ए कांस्टेंट और आउटपुट को इफेक्ट नहीं करता। ये जम्पशन हम साफ साफ पढ़ते भी हैं उसमें। Which of the following statement accurately describe the average fixed cost of business entity? तो पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बनता कैसे है? ये एवरेज फिक्स लगातार डिक्लाइन होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व इसको बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप है ही नहीं, इसमें ऑप्शंस नहीं है, 1 2 3 करके नहीं है पॉजिटिव स्लोप। इसका यही सही है, इस कंसिस्टेंटली में लगातार नेगेटिव ही तो जा रहा है। देखो पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, लगातार नेगेटिव, क्यों नेगेटिव जाता है ये समझो इस चीज को। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये क्वांटिटी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आप सबको पता है हमेशा सेम 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 रहती है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है ना, 1 2 3 4 5 6। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पहले का क्या आएगा, 10/1 10, दूसरे का क्या आएगा 10/2 5, फिर क्या आएगा 10/3 3 पॉइंट समथिंग, फिर क्या आएगा 10/4 2 पॉइंट समथिंग। तो कॉन्स्टेंटली वो डिक्रीज ही होती जा रही है, क्यों? क्योंकि आउटपुट बढ़ता जाता है बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। ठीक है, आगे देखो, कहते हैं इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर कैन नॉट बी वेरिड इन द लॉन्ग रन। आप बिल्कुल सही है भाई, शॉर्ट रन वो है जिसमें कम से कम एक फैक्टर हम फिक्स लेके चलते हैं, लॉन्ग रन में हम सभी फैक्टर्स को बदल देते हैं। एक मिनट, क्या लिखा है अच्छा उसने लिखा है ऑल द फैक्टर कैन बी फिक्स्ड। लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर हो ही नहीं सकता, लॉन्ग रन में सभी वेरिएबल है, तो सिर्फ इसलिए पहले वाला सही है। ठीक है, ओनली वन। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, इफ ए कंज्यूमर चूजेस गुड ए व्हेन बोथ ए एंड बी आर अफोर्डेबल। कहता है अगर दोनों गुड्स अफोर्डेबल हैं, बोथ ए एंड बी आर अफोर्डेबल, कंज्यूमर जो है वो चूज करता है ए गुड को जब ए एंड बी दोनों अफोर्डेबल हैं, बट स्विचेस टू गुड बी व्हेन द प्राइस ऑफ गुड ए डिक्रीजेस। बट वो कहता है कि अगर गुड ए का प्राइस कम हो जाता है, चॉइसेस पर कंसिस्टेंट नहीं रह रहा ना यहाँ पे बेसिकली, जब ए का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो वो बी की तरफ स्विच हो जाता है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ए प्राइस तो ए का कम हुआ था तो उसको स्विच ए की तरफ होना चाहिए था, तो उसको बी की तरफ थोड़ी ना स्विच होना चाहिए था। अगर ए का प्राइस कम हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड जिसका प्राइस कम होता है उसकी डिमांड बढ़ाते हैं, है ना, दूसरे गुड की तरफ थोड़ी शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए उसने लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट किया इसमें, क्योंकि ए का प्राइस कम होने से वो बी की तरफ शिफ्ट हो गया। समझ गए? तो दैट्स व्हाई ही वायलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड। फिर कहते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सुजेस्ट दैट इफ ए कंज्यूमर प्रेफर्स गुड ए ओवर गुड बी। कहता है अगर कंज्यूमर ए को बी से प्रेफर करता है तो क्या होगा। हमने इसमें दो असम्पशंस पढ़ते हैं, एक कंसिस्टेंसी, एक ट्रांजिटिविटी।
कंसिस्टेंसी की assumption कहती है कि अगर एक टाइम पर उसके पास ए एंड बी दोनों अवेलेबल है और वो ए को प्रेफर कर रहा है, ठीक है, तो किसी दूसरे टाइम पर जब दोनों अवेलेबल हो तो वो बी को प्रेफर नहीं कर सकता, ए को ही करेगा, ठीक है। द कंज्यूमर कैन नॉट प्रेफर बी ओवर ए इफ ए इज अफोर्डेबल, है ना। तो दिस इज कंसिस्टेंसी बेसिकली। और ट्रांजिटिविटी में हम क्या पढ़ते हैं, इफ ए इज प्रेफर टू बी, बी इज प्रेफर टू सी, देन ए विल बी प्रेफर टू सी। ये ट्रांजिटिविटी में हम पढ़ते हैं। आगे देखो, अब ये क्या न्यूमेरिकल है, कहता है फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, सो डेट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ अगर वो है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, लेबर बीटा ये दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर दे रखा है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी दे रखा है, ये अल्फा उसने 2/3 दी है, बीटा 1/3 दी है। आपको पता करना है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये पता करना है। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ MRTS, इट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, सॉरी लेबर ओवर कैपिटल, है ना। तो करिए इसको सॉल्व, क्या आएगा, लेबर का लगाओ बीटा लेबर, बीटा -1 के अल्फा डिवाइड बाय कैपिटल का अल्फा लेबर बीटा, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, बीटा ओवर अल्फा को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, ध्यान से देखो, ये लेबर बीटा को अगर मैं ऊपर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बीटा बन जाएगा, है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर दें अदरवाइज, ठीक है। तो ये ऊपर आके माइनस बीटा बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस अल्फा को नीचे ले जाऊं तो नीचे जाके माइनस अल्फा बन जाएगा, राइट, ऐसा ही होगा, है ना। फिर क्या किया आगे देखो, बीटा ओवर अल्फा ऐसे ही रहने दो, बीटा -1 माइनस बीटा, ऐसे मैंने सारी पावर्स इकट्ठी कर ली, नीचे भी पावर्स इकट्ठी कर ली, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से अल्फा बचा, एल की पावर -1 एंड के की पावर भी -1, ठीक है। तो -1 के को ऊपर ले आऊं तो उसकी पावर +1 हो जाएगी, एल को नीचे ले जाऊं उसकी पावर भी +1 हो जाएगी। एट द एंड आपके पास ये बचा, अब उसने अल्फा एंड बीटा दिया, इसको पुट कर दो, बीटा आ जाएगा 1/3, अल्फा 2/3, नीचे है तो मैं उसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ 3/2, मल्टीप्लाई कैपिटल ओवर लेबर, 3 से 3 कट गए, योर आंसर इज 1/2 कैपिटल ओवर लेबर, पहले वाला आंसर सही है सर, दिस वन, ठीक है, क्लियर जी। चलो आगे देखो, फिर से न्यूमेरिकल है, देखो कह रहा है फंक्शन दिया हुआ है 200 x की पावर 0.7 एंड y की पावर क्या दी हुई है उसने 0.3, ये दी हुई है, ठीक है। आपको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है, ये यानी कि हमको क्यू की डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में करनी है, x इज बेसिकली लेबर, क्लियर। तो क्या करेंगे, करिए डेरिवेशन, 200 0.7, ठीक है, x 0.7 -1 कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेशन की है मैंने बच्चे, बेसिक डेरिवेशन की आप मेरी क्लास देख सकते हो, इस चैनल पे पढ़ी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैलकुलेटर के बिना हमको कैसे करना है, 7 को 2 से करो 14 आ जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लो, एक रकम के बाद पॉइंट है, एक रकम के बाद पॉइंट, तो ये 140 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या उसने कहा है, उसने कहा है x को 1000 पुट कर दो,
1 2 3, ठीक है। और y को क्या पुट करना है, 500, 500, इसकी पावर भी 0. ठीक है जी। अब इस सारे को पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, 0.7 -1 किया तो -0.3 आएगा, है ना, वही मैं कहूँ, इट वुड बी -0.3 ऐसे। तो इसको फिर मैं डिवाइड में ले जाती हूँ, मतलब कि अगर मैं 1000 को डिवाइड में ले जाऊंगी ना तो ये पावर 0.3 बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 500 की पावर सेम 0.3 ऐसे रहे, है ना। अब इसकी कटिंग हो जाएगी आराम से, देखो कटिंग करो। एक चीज नोट करो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये गिवन है, क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह तो टेबल्स लो नहीं होते, ये चीजें गिवन दी हुई है। देखो इसको पहले सॉल्व करो, फिर उसका समझ आएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गई, 0.5 रह गया, 140, 0.5 की पावर 0.3, ये आ गया। यहाँ पे गिवन दिया हुआ है 0.5 की पावर 0.3 का रिजल्ट है 0.812। तो मैंने यहाँ पे 140 को मल्टीप्लाई कर लिया 0.812 से। जैसे ही इसको 0.812 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। 140 को मल्टीप्लाई 0.812 से करूं 113.7 आंसर आ रहा है सबका, आ रहा है सबका ना 113.7, दैट इज। ठीक है जी, क्लियर सबको। दोबारा से वीडियो देख लेना अगर तब भी प्रॉब्लम है तो। आगे देखो, अरेंज द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर प्राइसिंग पावर। कहता है फर्म्स के बाद प्राइसिंग पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे कम प्राइसिंग पावर किसके पास होती है भाई, परफेक्ट कंपटीशन। पावर है ही नहीं है इसके पास, है ना, प्राइस को गिवन लेके चलता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है ना, मतलब बढ़ते, तो सबसे पहले तो फिर परफेक्ट कंपटीशन आना चाहिए। इसके ऑप्शंस कहाँ दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, BAECD दिए हुए हैं। हाँ तो ठीक है, ऐसी सबसे पहले फिर परफेक्ट कंपटीशन आना चाहिए, बिकॉज उसके पास पावर है ही नहीं है। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, मोनोपोली के पास होती है। तो इससे पता चल जाना चाहिए कि भाई मोनोपोली को मुझे सबसे एंड में लगा देना। इतना ही पता हो तो हम इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि BD सिर्फ इसमें, दैट्स सो। मतलब एग्जाम में और सोचने मत बैठना, अगर पता चल जाए कि यही आंसर है, सारे मत सोचने बैठ जाओ। इतना पता है परफेक्ट में सबसे कम है, मोनोपोली में सबसे ज्यादा। चलो जी आंसर दो, काम खत्म, बाकी सोचने मत बैठ जाए डुओपोली में इतनी कम कैसे हो गई, ओलिगोपोली डुओपोली से ज्यादा कैसे हुई, ये सोचने मत बैठ जाना, आंसर तक मतलब होता है एग्जाम में। ठीक है, सो बेसिकली इसका आंसर BAECD है, मतलब सबसे कम परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक के पास भी मतलब मोनोपोली या ओलिगोपोली से कम होती है, क्यों, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है। अगर एक अपने प्राइस को ज्यादा बढ़ा लेगा तो उसकी डिमांड पर असर बढ़ेगा, इसलिए वो ज्यादा प्राइस है, उसको कंपटीशन में मतलब जितने बाकी चार्ज कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं वो प्राइस बढ़ा सकता। अदरवाइज लोग उसकी, जैसे सोप्स के ब्रांड हैं भाई, किसी भी चीज के ब्रांड है, एक दूसरे से अब देखोगे प्राइस का ज्यादा फर्क नहीं रहता उनका, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स है ना उस चीज के। ठीक है, सो इसलिए इनके पास भी कुछ खास मार्केट पावर नहीं रहती प्राइसिंग की। फिर ओलिगोपोली, ओलिगोपोली इसलिए ओलिगोपोली के पास कम पावर है डुओपोली से, क्योंकि ओलिगोपोली में 8 फर्म्स होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स कम होते जाते हैं उनके पास प्राइसिंग की पावर बढ़ती जाती है। ओलिगोपोली में हम 8 फर्म्स लेके चलते हैं, डुओपोली में सिर्फ 2 फर्म्स लेके चलते हैं। तो जैसे फर्म्स कम हुए, नंबर ऑफ फर्म्स डुओपोली में, ओलिगोपोली में मोनोपोलिस्टिक से कम थे, डुओपोली में ओलिगोपोली से भी कम है, तो प्राइसिंग की पावर वैसे वैसे कम होती गई, सॉरी वैसे वैसे बढ़ती गई। तो ओलिगोपोली से ज्यादा पावर डुओपोली में है प्राइसिंग की, क्योंकि सिर्फ 2 फर्म्स है ना, कंपटीशन बहुत कम है। फिर मोनोपोली में है ही एक सेलर, कंपटीशन है ही नहीं है, उसका तो पूरा दबदबा है मार्केट पर, पूरी पावर उसके पास है प्राइसिंग की, है ना। तो सबसे पहले मोनोपोली आ गया। आगे देखो, कहते हैं
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मार्केटर नॉट लाइकली टू फिक्स द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एट हायर एंड। कहते हैं किस कंडीशन में जो मार्केटर है वो प्राइस को ज्यादा उच्च स्तर पर नहीं रख सकता। सही आंसर इसका फर्स्ट है, जब कंपटीशन, अभी ये चीज मैंने जस्ट आपको समझाई है कि कंपटीशन अगर ज्यादा है तो प्राइस को ज्यादा नहीं वो बढ़ा सकता, बिकॉज कंपटीशन में पड़ा हुआ है ना वो, इसलिए। तो इससे अभी समझाया था ये। आगे देखो, इन मार्केट स्ट्रक्चर को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मोनोपोलिस्टिक में प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, बिकॉज मोनोपोली में सिंगल सेलर है, प्राइस ज्यादा भी रख दे डिमांड पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट मोनोपोलिस्टिक अगर प्राइस ज्यादा कर लेता है तो डिमांड कम हो जाएगी, दूसरे ब्रांड्स की हम कंजम्पशन शुरू कर देंगे। तो मोनोपोली का यहाँ पे सबसे कम प्राइस इलास्टिसिटी आएगा, बी आंसर। अरे ए कहाँ गया यहाँ से, वो गायब हो गया, ए आना है यहाँ पे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, ए आएगा, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है जी। सो सबसे पहले यहाँ पे मोनोपोली आएगा, है ना, क्योंकि सबसे कम परफेक्ट कंपटीशन में तो सबसे ज्यादा होती है इलास्टिसिटी, वो एंड में आएगा। हम पढ़ते हैं ना इनफाइनाइट इलास्टिक होती है इसमें, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। तो स्टार्टिंग में बी आना चाहिए, एंड में ए, यहीं से पता चल जा रहा है कि आंसर ये सही। ठीक है, बाकी समझ लेते हैं। सो इसमें अब क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उनकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो देखो मोनोपोली में एक ही सेलर था, प्राइस इलास्टिसिटी सबसे कम है। फिर डुओपोली में 2 सेलर हो गए, प्राइस इलास्टिसिटी थोड़ी सी बढ़ी। फिर ओलिगोपोली में 8 सेलर हो गए, प्राइस इलास्टिसिटी बढ़ी थोड़ी। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो गए, प्राइस इलास्टिसिटी बढ़ी। और परफेक्ट कंपटीशन बहुत लार्ज होते हैं, इसमें तो पढ़ते ही है इलास्टिसिटी ऐसे बनता है कर्व उसका, इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी ना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स बढ़े तो इलास्टिसिटी बढ़ी, बट यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने कि जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रहे हैं प्राइसिंग पावर कम हो रही है उनकी, है ना, प्राइसिंग पावर कम हो रही है। ये देखो पेयर्स मैच करने हैं यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर परफेक्ट से हो जाएगा। इसके वो क्या पे हैं ऑप्शंस, ये है अगले पेज पर है ना, तो एलिमिनेशन मेथड सिखाना थोड़ा डिफिकल्टी क्रिएट करता है। वैसे ये देखो एक सही हो रहा है, तो परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, इसी से आंसर आ रहा है, सेकंड वाला सही। मोनोपोलिस्टिक में आइडेंटिकल है बट डिफरेंशिएटेड, जैसे सोप है, देयर आर नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ सोप, पेन है, नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ पेन। ओलिगोपोली फ्यू फॉर्म, जैसे मैंने बताया 8 तक फॉर्म्स होते हैं बेसिकली इसमें। मोनोपोली अनडिजायरेबल फॉर्म ऑफ मार्केट, कि राजा जो है मोनोपोली में अपनी मन मर्जी करेगा, किसी और से ये चीज मिलती नहीं है, मुझसे ही मिलती है, मेरी मर्जी, चाहे मैं कंज्यूमर वेलफेयर का नामो निशान खत्म कर दूं, चाहे मैं कंज्यूमर सरप्लस जाए भाड़ में, मुझे तो हाईएस्ट प्राइस चार्ज करना है। तो दैट्स व्हाई वो अनडिजायरेबल फॉर्म ऑफ मार्केट है, क्योंकि मोनोपोली आएगा थोड़ा तो वो अपनी मनमानी करेगा, अपनी मन मर्जी करेगा। Identify the conditions necessary for price discrimination. अच्छा, इसके भी पॉइंट्स हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पहले होती कहाँ पे है, मोनोपोली में, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन तो वहां पे होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। मार्केट सेपरेबल ना हो, यानी कि वो दोनों मार्केट्स ना अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि मोनोपोलिस्ट एक मार्केट में ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, दूसरी में कम, और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से उल्टा चलता है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो वो हाईयर प्राइस चार्ज करेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिस मार्केट में ज्यादा है वो कम प्राइस चार्ज करेगा। तो दोनों मार्केट सेपरेबल होनी चाहिए, ये नहीं है कि एक मार्केट का कस्टमर जो है वो दूसरे में आ सके। ऐसा अगर हो गया तो फिर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का फायदा ही क्या रहेगा। या एक मार्केट की गुड जो है वो एक बंदा यहाँ से लेके वहां पे आके सेल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं दोनों मार्केट्स में होना चाहिए, दोनों मार्केट सेपरेबल होनी चाहिए।
दोनों मार्केट्स की कमोडिटीज एक ये दूसरी मार्केट में नहीं जानी चाहिए, दोनों मार्केट्स के ग्राहक इस मार्केट का इसमें, इस मार्केट इसमें नहीं जाना चाहिए, दोनों मार्केट्स सेपरेबल हो। ये चीज जो मैंने आपको पढ़ाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ए बी डी सही आ गए। आगे देखो, monopoly will not only charge a higher price, it will also produce dash output, भी लेस आउटपुट। देखिए, एक मोनोपोलिस्ट हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट से ज्यादा प्राइस चार्ज करता है और कम आउटपुट प्रोड्यूस करता है, लेस। अगेन न्यूमेरिकल, अगेन न्यूमेरिकल देखो, ये सिंपल है। इक्विलिब्रियम निकालना है ना, वेरी सिंपल। एक दो हम सिंपल भी कर ही लेते हैं। एग्जाम में ना ये नहीं है कि सारा पेपर डिफिकल्ट आता है, कुछ कुछ चीजें सिंपल भी आ जाती हैं। ये देखो, बस मैंने इक्वल किया तो क्यू मेरा 300 आ गया, इसको प्राइस में पुट कर दो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन पे पुट कर दो, सेम आएगा। तो ये 400 मेरा प्राइस आ गया, वेरी सिंपल। ठीक है, आगे देखो, ओके। कहता है इंडस्ट्री है, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 160, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 10, क्वांटिटी दी हुई है 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए। तो आपको एवरेज टोटल कॉस्ट पता करनी है। और टोटल देखिए, एवरेज टोटल कॉस्ट इज बेसिकली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर क्वांटिटी, 160 ओवर 10, 16 आ जाएगा। तो ये 26 आ गया मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर लो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, ऐसे ही फॉर्मूला रहता है, राइट? तो ये आ जाएगा आपका 100, है ना, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 100 है, आउटपुट भी 100 है। सो इट वुड बी 260। ये पहले वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, कहता है अकॉर्डिंग टू कुर्नो मॉडल फर्म विल अज्यूम करके चलेगा कि उसका राइवल आउटपुट को कांस्टेंट रख रहा है। अभी मैंने आपको एक पेड क्लास अपलोड की थी ओलिगोपोली मॉडल्स के पार्ट 1 की, आप सभी वो देख सकते हैं। सही है ये? हाँ, ऑब्वियसली एमआर को एमसी से इक्वेट करेगा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना, डायग्रामेटिकली समझा हमने। हाँ, रिस्पॉन्स करता है बिल्कुल, चेंजेस इन प्रोडक्शन बाय राइवल फर्म एडजस्टिंग इट्स प्रोडक्ट, मतलब अपने राइवल का रिस्पॉन्स करता है। जितना आउटपुट उसके राइवल ने सेट कर लिया उसको कांस्टेंट मानकर वो अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आउटपुट उतना प्रोड्यूस करता है। तीनों ही सही है। बैटरेंट मॉडल में फर्म अज्यूम करता है कि दूसरा फर्म अपने प्राइसेस को कांस्टेंट रख रहा है। राइवल फर्म विल कीप देयर प्राइस कांस्टेंट। किंग्ड डिमांड कर्व में फर्म एज्यूम करता है कि राइवल पर, हाँ ये देखो, इसमें वो एज्यूम करता है कि जो राइवल फर्म है ना, कि अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाएगा कोई भी फर्म प्राइस नहीं बढ़ाएगा, बट अगर एक फर्म प्राइस कम करेगा तो सभी प्राइस कम कर लेंगे। ये होता है ना किंग्ड डिमांड कर्व में। तो प्राइस कट को तो फर्म मैच करता है उसका राइवल, बट प्राइस इंक्रीज को नहीं मैच करता। सी विल बी द करेक्ट।
भी दोनों रन में, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, दोनों में। देखिए शॉर्ट रन में तो पक्की बात है, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स का मतलब होता है देयर आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। शॉर्ट रन में तो सारे ही फर्म अर्न करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। लॉन्ग रन में कुछ कुछ केसेस में अर्न किया जाता है, कुछ कुछ मार्केट स्ट्रक्चर में, है ना। बट शॉर्ट रन में तो एवरी फर्म अर्न पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। लॉन्ग रन में भी ओलिगोपोलिस्टिक पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। कौन सा मार्केट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एंट्री एंड एग्जिट बिल्कुल कॉस्टलेस है, यानी कि फ्री में एंटर करो भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक में फ्री एंट्री एग्जिट होता है ना। तभी तो इसमें हम पढ़ते हैं कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही बचते हैं। लॉन्ग रन में फर्म्स के पास नॉर्मल प्रॉफिट्स बचते हैं, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो होते हैं, क्योंकि फ्री एंट्री है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को देखकर नए फर्म एंटर करेंगे, दोबारा से लॉन्ग रन में हम नॉर्मल प्रॉफिट्स पर पहुंच जाएंगे। तो लॉन्ग रन में इसमें नॉर्मल प्रॉफिट्स रहने का कारण ही यही है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इज कॉस्टलेस। ओलिगोपोली की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है भाई, इंडस्ट्री डोमिनेंस बाय फ्यू फर्म्स। जैसे मैंने बताया कुछ फर्म्स पूरी मार्केट पे रूल कर रहे हैं, कुछ 7 से 8 फर्म्स। मोनोपोली में एक फर्म होता है, ओलिगोपोली में 7 से 8 फर्म होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसमें ना थोड़ा हिंट दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में ही, चलो कोई नहीं। MC 10 दिया हुआ है, डिमांड कब दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम प्राइस पता करना है बच्चे। देखो इक्वेशन हम वो लगा दें MR MC वाली, ठीक है। सो उसके लिए टोटल रेवेन्यू निकालो। ये लो, ये आ गया मेरा टोटल रेवेन्यू 100 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू इसकी डेरिवेशन करके निकलेगा 100 माइनस 6 क्यू, ठीक है। अब मुझे इक्वेट करना है MR को MC के, 100 माइनस 6 क्यू, MC 10 दिया हुआ है। तो सॉल्व करके मेरे पास ये -90 बचा, तो ये बचा 61 का 6, 65 का 30, 15 आ गया क्वांटिटी। हाँ 15 क्वांटिटी आ गई, है ना। प्राइस कितना आएगा, प्राइस विल बी 100 माइनस 3 15। सो 100 में से 45 माइनस कर दो, 55 आपका प्राइस आ जाएगा। वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहाँ पे देखो उसने क्या कहा, कहता है मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, प्राइस डिमांड कर्व दिया हुआ है। यहाँ पे फर्क ये है कि उसने गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया $10 का। जब टैक्स इंपोज होता है तो प्राइस बढ़ता है, टैक्स इंपोज होने का मतलब प्राइस बढ़ा। तो मैं क्या करती हूँ, प्राइस में 10 प्लस कर लेती, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। तो यहां आ गया प्राइस डिमांड कर्व मेरा 90 माइनस 2 क्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना आया, 90 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया, 90 माइनस 4 क्यू। इक्वेट कर दो MR को MC से, 90 माइनस 4 क्यू इज इक्वल टू 10, सॉरी 90, इट विल बी 80/4। ये 20 आ गया आपका क्वांटिटी। इसको प्राइस वाली इक्वेशन पे पुट कर लो, $50 आ गया प्राइस, ठीक है। फर्स्ट आंसर सही है। आगे देखो, कहते हैं अंडर विच ऑफ द, किस मार्केट स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड भी होते हैं और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी। भाई बड़ा इजी, अभी भी हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अच्छा ऑप्शंस है ABC BCD CDE ACD,
मोनोपोली, हाँ, ओलिगोपोली बेसिकली डुओपोली एक ओलिगोपोली की किस्म है, ठीक है। और ओलिगोपोली होमोजेनियस प्रोडक्ट्स भी एक तरह की ओलिगोपोली में रहते हैं, मोस्टली ओलिगोपोली में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ही रहते हैं, उसको हम डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली भी बोलते हैं, मेरी बुक में भी दिया गया है, ये देखना है मार्केट स्ट्रक्चर के पहले फ्लो चार्ट में। तो डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली हो सकती है और मोनोपोलिस्टिक हो सकता है, तो बीसीडी आएंगे। हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। समझो इसको पहले, लेट्स अंडरस्टैंड। ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट को बनाते वक्त ध्यान रखना है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व पहले एवीसी के मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट करता है, फिर एसी के मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट करता है। दिस इज बेसिकली शटडाउन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल टू और लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये प्राइस है, ठीक है। सो शटडाउन पॉइंट यहाँ पे है, इसके बाद प्राइस अगर कम होगा एवीसी से तो ये शटडाउन है, यहाँ पे प्रोडक्शन शटडाउन हो रही है, यानी कि फर्म यहाँ पे बेसिकली एमसी सप्लाई कर्व, बट एमसी पूरा सप्लाई कर्व नहीं होगा, सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ये ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है ना, दिस इज सप्लाई कर्व। क्यों? क्योंकि इसके नीचे तो जो एमसी आ रहा है वहां पे वो प्रोडक्शन ही शट डाउन कर रहा है ना। सो क्या इसका जवाब आएगा? अब बेसिकली ये देखो, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स ऑफ द फर्म्स व्हिच लाई अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एमसी कर्व का वो हिस्सा जो एवीसी के ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज अ सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर? चलो, सो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं खत्म। होपफुली मजेदार सेशन रहा होगा, आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। बट अभी क्या है कि एमसीक्यूज क्लास में मैं एक एक कंसेप्ट को जितना मैक्सिमम आपको समझा सकती हूँ समझा दिया, बट ये सारे कंसेप्ट मैंने जो मेरे पेड बैच अगर कोई भी बच्चा देख रहा होगा, रियलाइज हो रहा होगा कि ये सब चीजें हमने मतलब इस तरह से रिलेटेड चीजें हमने पढ़ रखी हैं, उनको ये चीज रियलाइज होगी ये क्वेश्चंस देखकर कि उनके मोस्टली कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, क्योंकि हमारी मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो चुकी है, 1 से 2 लेक्चर्स ही उसके रह गए हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।